Okay, so everyone should be able to see this case study, Walters. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स केस स्टडी विजिबल है। डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है सबका, वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए। चलिए, सो आज से वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच को पहले समझ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट में आपके पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी को कभी भी पहले मत पढ़ना, पहले डायरेक्टली गो टू योर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपके सामने है, सो एवरीवन शुड बी एबल टू सी द क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट थ्री रेशोस। अब आ गई एफआर की नॉलेज। ठीक है, सो आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट से लेके ओवरड्राफ्ट तक। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट एनी थ्री रेशोस। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या, हमें रेशोस कैलकुलेट करने। तो रेशोस की कैलकुलेशन यू शुड ऑलवेज शो इन अ टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो पहले रेशो का नाम, फिर रेशो का फॉर्मूला, फिर रेशो की कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड द रेशोज कैलकुलेटेड। तो विच मीन्स कि जो आपके पास केस स्टडी है और जो आपने रेशोज कैलकुलेट करे हैं, उससे आपको आइडेंटिफाई करने हैं सिक्स ऑडिट रिस्क। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड द रेशोज कैलकुलेटेड, डिस्क्राइब सिक्स ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ वॉल्टर्स कंपनी। तो पहले हमें क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे कि वो रिस्क क्यों है। तो यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई इट इज अ रिस्क। ठीक है, और उस रिस्क को चेक करने के लिए सो वहां पे लिख लीजिए ऑडिटर्स रिस्पॉन्स मींस, लिखिए एवरीवन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स मींस व्हाट विल द ऑडिटर डू टू चेक द रिस्क। ठीक है, हमने बोला था ना ऑडिट की जो प्लानिंग है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क असेसमेंट। अब ऑडिटर को रिस्क अगर पता चल गया तो उसके बाद वो उसको कैसे चेक करेगा। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इज द चेक दैट द ऑडिटर विल डू फॉर एवरी इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, तो अभी सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हमेशा माइंड में रखो। तो आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आपको केस स्टडी में से छह रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, एवरी रिस्क आइडेंटिफिकेशन विल गिव यू वन मार्क। तो अगर छह रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए तो छह नंबर वैसे ही आ गए। और हर रिस्क के लिए आपको बताना है कि ऑडिटर इसको कैसे चेक करेगा या ऑडिटर को उसमें क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर ऑफ वॉल्टर्स कंपनी शुड परफॉर्म इन असेसिंग वेदर द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। सो ऑडिटर कैसे चेक करेगा दैट वॉल्टर्स कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सो व्हाट हैज टू बी योर अप्रोच फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, देन यू विल रीड द केस स्टडी। तो पहले आंसर में क्या करो, अपनी तीनों रिक्वायरमेंट्स को लिख लो। एक हेडिंग बना लो रेशोस, एक हेडिंग बना लो रिस्क, एक हेडिंग बना लो गोइंग कंसर्न। नाउ व्हाई आर वी क्रिएटिंग दीज हेडिंग्स, सो दैट जब मैं केस स्टडी पढ़ूं, मुझे जो जो पॉइंट जहां जहां के लिए मिले, आई शुड बी एबल टू पुट दैट पॉइंट इन द रेलिवेंट हेडिंग। नहीं तो आपको बार बार केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। पहले रेशोस के लिए पढ़ोगे, फिर रिस्क के लिए पढ़ोगे, और फिर आप पढ़ोगे प्रोसीजर्स के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले सारी हेडिंग्स लिख लो। ठीक है, पहली हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, सेकंड हेडिंग क्या है, सेकंड क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, यू शुड ऑलवेज यूज अ टेबल फॉर्मेट। तो एक तरफ होगा रिस्क, उसके साथ होगा उसका ऑडिटर्स का रिस्पॉन्स। तो आपकी एक हेडिंग क्या होगी, ऑडिट रिस्क, दूसरी हेडिंग क्या होगी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, और थर्ड हेडिंग रहेगी आपकी प्रोसीजर्स फॉर गोइंग कंसर्न। ठीक है, एग्जाम में प्लीज इंश्योर ऑल योर हेडिंग्स आर पुट इन बोल्ड। इन्विजिलेटर को दूर से दिखनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करा है। ठीक है, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सब्जेक्टिव आंसर्स में टेबल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ रिस्क हो गया, मिटिगेशन हो गया, इम्पैक्ट हो गया, तो वो हमेशा टैबुलर फॉर्मेट में रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गए सबको। ठीक है, ओके, इसके ऊपर आपके पास केस स्टडी है।
So what I want all of you is, we are at 11:20. I'm giving you 30 minutes. 30 minutes में attempt करिए, try to identify the risk, calculate the ratios and come up with procedures for going concern. एक बार give it a shot. ठीक है, फिर we will discuss everything individually and then I will also give you our version of the answer. तो मैं आपके पास पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दूंगा आफ्टर द क्लास विच विल हैव माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, मेरे आंसर्स को आप लोग सिर्फ एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करेंगे. डू नॉट कॉपी द लैंग्वेज, यू कैन क्रिएट योर ओन लैंग्वेज. लैंग्वेज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. चलिए लेट्स डिस्कस. ओके, सबसे पहले तो ये बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट ऑन द चैट, क्या चैलेंज आया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में. लेट्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फर्स्ट, फिर धीरे धीरे उन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे. वैसे तो पहला क्वेश्चन है ना, सो वी आर स्टिल वेरी फार ऑफ फ्रॉम द एग्जाम. बट क्या चैलेंज आए, रेशोज, अर्थ सेज रेशोज. ओके, रेशोज के फॉर्मूले किस किस को याद नहीं थे, तो विच मीन्स कि एफ आर की रिविजन कंटिन्यूस रखिए. ठीक है, यू कांट लूज आउट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफ आर. IS2 के प्रोविजंस पता होने चाहिए, IFRS 15 पता होना चाहिए, रेशोज पता होना चाहिए. सो विच मीन्स दैट रिकॉलिंग हैज टू हैपन. ओके, रिस्क रिस्पॉन्सेज. ओके, रिस्क रिस्पॉन्सेज नहीं भी आए तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. couldn't list the 6 risks entirely. Okay, same risk responses. Okay, how many risks were we able to identify यहाँ पे? 5, 3. आइडेंटिफाई बट वो स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्ड. Starting with the first step, identification. कितने रिस्क हुए, मैक्सिमम किसके रिस्क हुए? 5 से. anyone who got all 6 risk? ओके, सो ऑनलाइन में भी यू हैव द मैक्सिमम नंबर इज 5 ओनली. सो अगर आप रिस्क आइडेंटिफाई भी कर रहे हो 2, 3, 4, 1, दैट्स अ गुड स्टार्ट. ठीक है. ओके, सो अब केस स्टडी को पहले पढ़ते. देखो सबसे पहले ना 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फॉर ऑल ऑफ योर रेफरेंस. वर्ड्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, तो अपने केस स्टडी में उसने बोला यू हैव टू कैलकुलेट 3 एडिशनल रेशोज. ठीक है, विच मीन जो केस स्टडी में वो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह की बात कर रहे हैं वही रेशोज दोबारा कैलकुलेट करके इट विल नॉट सर्व योर पर्पस. ठीक है, तो फोकस ऑन द वर्ड एडिशनल. ठीक है, केस स्टडी में लिखा है यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द रिस्क. ठीक है, सो विच मीन्स अबव इंफॉर्मेशन क्या है? अबव इंफॉर्मेशन मीन्स योर केस स्टडी, सो दे कैन नॉट बी बुकिश रिस्क. ठीक है, तो इसके लिए मुझे नोट्स को रेफर करने की एक्चुअली में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नोट्स में क्या मिलेगा? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑडिट रिस्क. ये क्या पूछ रहे हैं? यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द रिस्क, विच मीन्स इट हैज टू बी रिलेटेड टू द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल कंपनी. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं करना कैसे है. सबसे पहले मैंने आपको बोला था यू हैव टू क्रिएट अ टेबल. तो आपने क्या किया, क्योंकि ऑडिट में एक चीज ध्यान रखिए, आपका प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम विल मैटर. अगर आप ये विदाउट द टेबल करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. टेबल में आपकी राइटिंग हमेशा कम होती है, राइटिंग कम होगी तो विच मीन्स आपका टाइम स्पेंट ऑन द आंसर विल ऑल्सो बी लेस. ठीक है, तो पहले तो फॉर्मेट पे ध्यान लिखिए. आपने जो भी रेशो कैलकुलेट करा, रेशो का नाम. ठीक है, रेशो का फॉर्मूला, तो दैट इन्विजिलेटर को पता होना चाहिए कि आपने रेशो कैसे कैलकुलेट करा है. तो अगर आपका फॉर्मूला सही है विच मीन्स आपका कैलकुलेशन इज राइट. अगर आप फॉर्मूला नहीं देंगे तो इन्विजिलेटर को ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो विच मीन्स सेकेंड कॉलम हो गया आपका फॉर्मूला. फिर आपने 2003 2004 करना है, वैसे प्रेजेंट कर सकते हो. 4 और 3 करना है, जैसे आपको प्रेजेंट करना है. सो दीज आर द 4 कॉलम जो आपको सबसे पहले चाहिए. ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 5 रेशोज कैलकुलेट करके दिए. आप एग्जाम में अगर 3 रेशोज भी कैलकुलेट कर लेते, 1 रेशो वुड हैव गिवन यू लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 मार्क्स. तो 3 रेशोज, 6 मार्क्स ऑलरेडी इन द बैग. और अभी तो हम एक्सप्लेनेशन पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की हर एक रिक्वायरमेंट ना. ऑडिट इजी क्यों है? क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा हैं, स्टेप मार्किंग होगी. ऑडिट डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्टिव ज्यादा है तो टाइम रिलेटिवली हमें इन टर्म्स ऑफ आर स्पीड कम रहेगा. तो देर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स. तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करा है? ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू. फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉग्स इनटू 365. फिर आपके पास पेबल पीरियड है, करंट रेशो है, क्विक रेशो है. तो मैंने 2004 2003 को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब आपको एक्चुअली में क्या करना है? रेशोज आपके सामने, लेट्स लेट्स एनालाइज द रेशोज. आपका ऑपरेटिंग मार्जिन क्या हो रहा है? 22% से 20% पे जा रहा है, विच मीन्स इट इज रिड्यूसिंग. और कंपनी का इंटेंट क्या है? अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करना. ठीक है,
सेकेंड आप देखिए, आपके इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 58 से 70 डेज हो गया। अब लेट्स से मैं सिर्फ इसी की बात करता हूँ, बाकी की स्टडी को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। योर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज फ्रॉम 58 डेज टू 70 डेज, 12 दिन से बढ़ गया। नाउ ऑल ऑफ यू टेल ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑन द चैट, इसमें क्या रिस्क है? ओके, सृजन सेज इन्वेंट्री माइट बी ओवर स्टेटेड। ओके, व्हाट एल्स? अगर आपके इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा तो उसका क्या मतलब है? या तो आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कब बढ़ेगा? जब इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ी। तो या तो आपकी वैल्यूएशन ज़्यादा है जिसकी वजह से ये पीरियड बढ़ा, या आपके गुड्स सेल नहीं हो रहे उसकी वजह से बढ़ा। गुड्स सेल नहीं होंगे तो क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस, राइट? तो एवरी रेशो में यू कैन आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, कि इस रेशो के बढ़ने से या घटने से व्हाट इज द इम्पैक्ट टू द बिजनेस। तो उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट 3 रेशोज, आइडेंटिफाई 6 रिस्क। तो रेशो में भी अपने आप में एक रिस्क है। क्या रिस्क है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्यों बढ़ा? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ने का रीजन क्या है? ऑडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? स्केप्टिसिज्म। हर चीज को आई हैव टू क्वेश्चन, दैट क्वेश्चनिंग विल टेल मी कि बिजनेस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बनने का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? सोच के देखो ऑनलाइन स्टूडेंट, येस और नो। पहले तो येस और नो पे डिबेट कर लेते हैं, रीजन तो बाद में आएगा। इज इट पॉसिबल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ने से एनी पॉजिटिव फॉर द बेनिफिट? सारे एफआर के स्टूडेंट्स हो, बताओ यस और नो। ईशा, युग, माधव, भारती। माइट गेट बेटर प्राइसेस इन द फ्यूचर सेज नेहा। तो वो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, नेहा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज योर होल्डिंग इन्वेंट्री, ठीक है? सो नाउ होल्डिंग इन्वेंट्री तभी आपको एक्स्ट्रा प्राइस देगा जब आप ब्लैक मार्केटिंग करोगे, विच इज कॉल्ड होल्डिंग। नॉर्मल बिजनेस में तो नहीं होता। नॉर्मल बिजनेस में तो बिजनेस वांट्स टू सेल ऑफ इन्वेंट्री एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट आई गेट माय रेवेन्यू बैक, ठीक है? तो इफ यू लुक एट इट, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ने से बिजनेस को जनरली कोई बेनिफिट नहीं होता। और जहां बेनिफिट नहीं हो रहा वहां पर उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिस्क। वही हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपके पास है आपका, नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। पेबल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 44 टू 53। इसमें क्या रिस्क है? पेबल डेज है, बैड डेट्स नहीं आ सकता। Not enough cash to pay. पेमेंट नहीं कर पा रहे तभी पेबल पीरियड बढ़ रहा है। पेबल पीरियड बढ़ रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट ना होने में क्या रिस्क है? कंपनी के पास पैसे ही नहीं है टू पे। तो विच मीन्स कंपनी हैज वर्किंग कैपिटल इश्यूज बिकॉज ऑफ विच दे नॉट एबल टू पे। वही तो रिस्क है। देखो क्वेश्चन का इंटेंट समझो। क्वेश्चन में ऑडिटर क्या कह रहा है? आई एम ट्राइंग टू प्लान, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन रिस्क। अब रिस्क असेसमेंट कैसे होगा? मैंने पहले रेशियोज कैलकुलेट करके देखा यार, इसमें तो सारे रेशियोज में ही गड़बड़ है। तो एवरी रेशियो दैट इज नॉट राइट फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव हैज एन एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है? सो पेबल डेज बढ़ रहा है, वहां पे क्या रिस्क है? कंपनी डज नॉट हैव मनी टू पे टू द क्रेडिटर्स। इफ द कंपनी डज नॉट हैव मनी टू पे द क्रेडिटर्स, क्या रिस्क है? वर्किंग कैपिटल इश्यूज। अब उसको ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा ना, क्यों है। हम क्या कर रहे हैं? वी जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है? ये समझ में आया सबको? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर सो फार? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, पेबल डेज में कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करना है? सो रिस्क इज समथिंग नॉट गोइंग राइट फॉर द बिजनेस, ठीक है? जो जो रिस्क होंगे, जैसे ऑडिटर को समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, उसको चेक करने के लिए ही विल हैव टू डू सम प्रोसीजर्स, ही विल हैव टू गैदर सम एविडेंस। अब मैं प्रोसीजर्स किसके बेसिस पे परफॉर्म करूंगा? रिस्क के बेसिस पे। एविडेंस किसके बेसिस पे गैदर करूंगा? प्रोसीजर्स के बेसिस पे। तो इट्स अ चेन रिएक्शन, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। नेक्स्ट रेशियो दैट यू कुड हैव कैलकुलेटेड इज योर करंट रेशियो। करंट रेशियो 5.8:1 से घट के इट हैज कम डाउन टू 2.6:1। It has become half, less than half. What is the risk here? लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं। एसेट्स अगर कम होंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल इश्यूज भी आएंगे। सो दैट इज द रिस्क इन योर करंट रेशो। तो तीन रेशोज में तीन रिस्क आ गए। नाउ लेट्स लुक एट योर क्विक रेशो। क्विक रेशो 4.4:1 से इट हैज कम डाउन टू 1.8:1। सेम एलिमेंट। करंट रेशो का और एडवांस वर्जन होता है क्विक रेशो।
क्योंकि उसमें आप इन्वेंट्री हटा देते हो, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हो। सो आई एम ओनली लुकिंग एट समथिंग विच इज वेरी वेरी लिक्विड। तो ये 4 रेशो से आई कैन गो इनटू 4 रिस्क। ये अप्रोच क्लियर है? अब मैंने जितनों को ऑब्जर्व करा यहाँ पे, आप लोग सारा स्ट्रेस लेते रिस्क कैसे आएगा, रिस्क आएगा। पहला क्या स्टेप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैलकुलेशंस तो करो। कैलकुलेशन करे बना बिजनेस नहीं समझ में आएगा, बिजनेस नहीं समझ में आएगा तो रिस्क नहीं समझ में आएगा। दैट इज स्टेप नंबर 1। दैट इज व्हाई दे सेइंग कैलकुलेट 3 एडिशनल रेशोस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द रिस्क। यही एग्जाम में पैनिक क्रिएट करेगा इन योर क्वेश्चन। ओह रिस्क कैसे आएंगे, रिस्क कैसे आएंगे, पहले कैलकुलेशन तो कर लो। और लेट्स से आपको कैलकुलेशन नहीं याद आ रही, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा कि आप सिर्फ केस स्टडी को पढ़ के भी कैसे एटलीस्ट 6 में से 3-4 रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बस जस्ट फॉलो द मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी क्या थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, रेशियोज कैलकुलेट करो, उसके रिस्क साथ के साथ लिख दो। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करा करंट रेशियो इज रिड्यूस टू लेस देन हाफ, नीचे जाओ और उसका रिस्क लिख दो। क्विक रेशियो इज रिड्यूस बाय हाफ, नीचे जाओ रिलेटेड रिस्क लिख दो। इन्वेंट्री डेज आर इंक्रीजिंग, नीचे जाओ रिस्क लिख दो। सो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर कैलकुलेशंस आपके पास 3 रिस्क ऑलरेडी इन योर रिस्क टेबल आ सकते हैं। अब लिखना कैसे दैट इज सेकेंडरी, इंग्लिश पे बाद में जाएंगे, पहले तो क्या लिखना है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सो यू कुड हैव कैलकुलेटेड एनी 3 रेशोस एंड उन हर रेशो में से यू कुड हैव गॉटन एटलीस्ट 1 रिस्क। तो रेशो कैलकुलेशन गेट्स यू 6 मार्क्स, 2 मार्क्स पर रेशो। From that ratio, you can calculate, identify 3 risks. So every risk that you identify gets you 1 mark each. So which means सिर्फ इस टेबल के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन में 9 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ये नहीं मैं बोलूँ कि अभी वी जस्ट स्टार्टेड। अप्रोच समझ में आई? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर ऑन दिस? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? स्टेप बाय स्टेप चलना है, डोंट जंप द गन। ठीक है, क्लियर? ओके चलिए अब चलते हैं केस स्टडी को रीड करते हैं, केस स्टडी में से पढ़ते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई सम रिस्क फ्रॉम द केस स्टडी। You are an audit senior of Holtby and Company and you are planning the audit of Walters and Company. So Holtby and Company क्या है? Auditors. Walters and Company क्या है? मेरा client. So this is how you have to read a case study. Don't just read you are an auditor okay Walter for the year ended sir आज मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए। एक एक लाइन को इंटरप्रेट करिए, गिव इट टाइम। 1 आवर में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप थॉरली रीड करते हैं दैट्स गुड प्रोग्रेस। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट, the company produces printers and has been a client of your firm for 2 years. 2 साल हो गए। Your audit manager has already had a planning meeting with the finance director. He has provided you with the following notes of his meeting and financial extracts, which means कंपनी का ऑडिट कंटिन्यू हो रहा है, मीटिंग हो चुकी है, उसके नोट्स आ चुके हैं। क्या मुझे 11 पॉइंट चेकलिस्ट में जाना है? जरूरत ही नहीं है। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द क्वेश्चन, वेंचर नहीं करना इधर उधर। वो कह रहे हैं ऑडिट 2 साल से चल रहा है तो चल रहा है, मान लेते हैं। नहीं आपने तो कहा था स्केप्टिसिज्म, लिमिटेड दायरे में स्केप्टिसिज्म। ठीक है, ओके। Walters management were disappointed with 2003 results and so in 2004 undertook a few strategies to improve trading results. ये लाइन अपने आप में एक रिस्क है। मेरी परफॉर्मेंस खराब थी, अब मुझे उस परफॉर्मेंस को अच्छा करना है। वहीं पे आपके पास माइंड में आ जाए कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव कर सकती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मैन्युपुलेशन हो सकती है। मतलब यही नहीं मैं कह रहा वो करेंगे, बट कैन आई डाउट दैट? द आंसर इज यस, क्योंकि मेरा इंटेंट क्लियर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन इस लाइन के आगे लिख लीजिए अपने पास, इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज डाउटफुल। एवरीवन प्लीज राइट डाउन पैराग्राफ नंबर 2 लाइन नंबर 1, इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज डाउटफुल। तो यहां से ऑडिटर को क्या पता चलेगा कि बॉस मैनेजमेंट के माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट है टू मैन्युपुलेट नंबर्स। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो मैं कैसे वैलिडेट करूंगा? यूजिंग डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ जेनरस सेल्स रिलेटेड बोनस स्कीम फॉर देयर सेल्स पर्सन एंड अ हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इस लाइन में क्या रिस्क है? अनफेयर मीन से सेल करेंगे सेल्स पर्सन। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑन द चैट, हाँ जी, इस लाइन में सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ, व्हाट इज द रिस्क? जैसे ही आपने सेल्स को बोनस से रिलेट करा,
यू क्रिएटेड एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू मैन्युपुलेट, कि मेरा टारगेट मीट नहीं हो रहा, फेक सेल्स डालते हैं, फेक सेल्स डालते ही मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा तो आई विल गेट माई बोनस। विच मीन यहाँ पे फिक्टिशियस सेल्स, फेक सेल्स आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी रिस्क है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिचुएशन तो आपको पता ही है, जेनरस बोनस रिलेटेड सेल्स स्कीम। क्या उसमें रिस्क है, मैनेजमेंट में ट्राई टू, या सेल्स पीपल में ट्राई टू मैन्युपुलेट द सेल्स नंबर, यही तो वो आपसे पूछ रहा है। तो सिचुएशन क्या है, स्कीम आई है, स्कीम में रिस्क क्या है, पीपल कैन मैन्युपुलेट। तो अभी हमें क्या चीज समझनी है कि सिचुएशन में रिस्क क्या है, उसका आर्टिकुलेशन ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा। नेक्स्ट लाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस ग्रेट, सो फेक सेल्स आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं, इन addition as market conditions are difficult for their customers, they have extended the period given to them. Paragraph number 2 line number 3, what is the risk? क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करोगे तो वर्किंग कैपिटल इश्यूज होंगे, क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करोगे तो पीपल मे नॉट पे, विच विल लीड टू आइदर एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और इट लीड टू एन इंक्रीज इन एक्चुअल बैड डेट्स। इरिकवरेबल डेट सेज माधव, यस करेक्ट। रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, समझ आ गया। तो सेकेंड पैराग्राफ से ही तीन रिस्क आ गए, तीन रिस्क कैलकुलेशन से आ गए थे, तीन रिस्क अभी सेकेंड पैराग्राफ से आ गए, अभी तो मैं नीचे गया ही नहीं। मेरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली 6 रिस्क। अब अगर मेरे पास 6 रिस्क आ गए, व्हाई डू आई हैव टू रीड द अदर पैराग्राफ्स नाउ, नॉट रिक्वायर्ड, आगे बढ़ते हैं। राइट, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आई विल फोकस ऑन एवरी लाइन, एवरी पैराग्राफ। तो मान लीजिए आप रेशो सारे भूल गए, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पहले क्वेश्चन के नंबर जाएंगे, दूसरे के तो अभी भी मिल सकते हैं। ठीक है, बट द मोमेंट वी रियलाइज कि वन क्वेश्चन कैन गिव मी इनपुट फॉर द अदर क्वेश्चन, आपकी जर्नी और आसान हो जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। पैराग्राफ नंबर 3, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ वॉल्टर्स हैज रिव्यूड द इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी and has included additional overheads incurred during this year as he considers them to be production related. What is the problem in this line? Online students on the chat. लाइन में गलती बताओ पहले, रिस्क पे बाद में आएंगे। और क्या गलती है, और स्पेसिफिक, फाइनेंस डायरेक्टर वैल्यू कर रहा है वो कर सकता है, कैसे पता चला, व्हाट इज द बेसिस? देखो क्या लिखा है, ही कंसिडर्स देम टू बी प्रोडक्शन रिलेटेड, उसकी मर्जी से नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड है तो काउंट होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। अब इस लाइन में क्या रिस्क है, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑन द चैट, व्हाट इज द रिस्क इन पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 2? इन्वेंट्री कैन बी ओवर वैल्यूड, जैसे आपने उसकी प्रोडक्शन ओवरहेड डाले तो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, आपके रेशियोज भी इंपैक्ट होंगे, आपका प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिसस्टेटेड होंगी। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो ना कि लिखना कैसे है, वो तब आएगा जब आपके माइंड में आपका थॉट क्लियर है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मैं इसको अगर सिंपल से बोलूं कि इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड इन्वेंट्री कुड लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्या वो रिस्क है? द आंसर इज यस, बन गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो पहले प्लीज टॉक टू योर सेल्फ इन योर माइंड, व्हाट इज द रिस्क, जो भी आप रिस्क कह रहे हो वो रिस्क क्यों है। जैसे ही आपको व्हाट पता चल गया एंड वाई पता चल गया, कंबाइन दैट इनटू एन इंग्लिश सेंटेंस, आपका पॉइंट बन जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश तब तक नहीं बनेगी जब तक माइंड में ये क्लियर नहीं कि भैया इसमें रिस्क है तो क्या और क्यों। ठीक है, तो वहां पे प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिए, जब आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, लिखिए, दिस इज योर चीट शीट फॉर द एग्जाम, इसको अलग से एक पेज में क्रिएट करते जाना। हेडिंग लिख लो, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब पहली टिप क्या है, टू आइडेंटिफाई द रिस्क यू नीड टू थिंग्स, टू आइडेंटिफाई द रिस्क यू नीड टू थिंग्स। पहला क्या है, व्हाट इज द रिस्क। ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई द रिस्क यू नीड टू थिंग, नंबर वन इज व्हाट इज द रिस्क, और सेकेंड व्हाई इज दैट अ रिस्क। व्हाट इज द रिस्क, व्हाई इज दैट अ रिस्क।
ठीक है, दो कंडीशन आ गई। तो जब भी आप रिस्क के बारे में आप सोचेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट क्या इसमें रिस्क है, क्यों वो रिस्क है। अब नीचे इसके लिखिए रूल, कंबाइन द व्हाट विद द व्हाई टू गेट योर रिस्क। कंबाइन द व्हाट विद द व्हाई टू फॉर्मुलेट योर रिस्क। ठीक है, तो पहली चीज क्या ढूंढनी है, व्हाट इज द रिस्क। सेकंड ढूंढना है व्हाई इज इट अ रिस्क। थर्ड क्या एलिमेंट है, व्हाट और व्हाई को कंबाइन करिए, दैट विल बिकम अ रिस्क। ठीक है, अब जो आपने लिखा है वाई, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। वाई के ब्रैकेट में लिखिए इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। तो अब सेकंड थर्ड पैराग्राफ में वापस चलते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ वॉल्टर्स हैज रिव्यूड द इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी एंड हैज इंक्लूडेड additional overheads incurred this year as he considers them to be production related. What is the risk here? Director considers them to be production related. What is the impact? Inventory will be overstated. तो रिस्क क्या हुआ, आई एम चेंजिंग माई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड to include additional overheads. Why is that a risk? Because it will lead to overstatement of inventory and overstatement of profit. Overstatement of inventory and overstatement of profit से क्या होगा? What will be the impact of this? Online student on the chat. नहीं, मटेरियल तो नहीं जज कर सकते, उसके लिए तो यू नीड नंबर। ठीक है, सो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट विल लीड टू मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको इसी रिस्क में दो इम्पैक्ट लिखने होते, पहला इम्पैक्ट क्या लिखते, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड इम्पैक्ट क्या लिखते, मिस स्टेटमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिस स्टेटमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट इज ओवर वैल्यूड। दो इम्पैक्ट हो गए। ठीक है, तो फोकस ऑन द व्हाट इज द रिस्क। सेकंड फोकस ऑन द व्हाई, why is the impact that invigilators will ask you in the exam। तो आपके बाद आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे वो क्या पूछेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिस्क। तो आइडेंटिफाई इज द व्हाट, एक्सप्लेन इज द व्हाई। दोनों के मार्क्स अलग अलग हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करा सिर्फ 1 मार्क पर रिस्क, अगर आपने आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन किया तो 2 मार्क्स पर रिस्क। अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया तो 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का कट गया। ठीक है, so that is what we need to keep in mind. Everyone clear on this? ये क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो रिस्क है, रिस्क इन इटसेल्फ इज 12 मार्क्स। 6 रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, 6 रिस्क का रिस्पॉन्स लेना है, तो 6 + 6 = 12। 6 नंबर आपके हो गए रेशियोज के। तो ऐसे करके, तो अभी मैं मार्क्स नहीं डालूंगा because मार्क्स दे के और स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेस लाएंगे। ठीक है, यहां तक एवरीवन्स क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? तो आपको इस ग्रैन्युलैरिटी लेवल पे जाके केस स्टडीज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है। So Neha, we'll come to that question later. How much explanation do we need to have? First, we need to be able to write explanation. Then हम focus करेंगे quantity पे। अभी पहले process पे focus करेंगे, then we'll go to the quantity. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। The finance director has calculated a few ratios for Walters. The gross profit margin has increased from इतना to इतना, 44 to 55। इसमें क्या रिस्क है? तो रिस्क है, देयर कुड बी अ स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। उसका इंपैक्ट है, तो व्हाट इज स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। वाई क्या है इसमें, वाई इज दिस अ रिस्क? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑन द चैट, वाई इज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट अ रिस्क, और वाई कुड बी इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट अ रिस्क, बताइए। वो तो अप्रोच है। वाई वाई इज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट अ रिस्क। आप मुझे बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज क्यों हुआ होगा। मैं पूछ रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या इंपैक्ट होगा। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, बताइए क्या इंपैक्ट होगा। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज ज्यादा, कॉस्ट कटिंग इस साल अच्छी होगी। रिस्क, रिस्क पॉजिटिव होता है रिस्क या नेगेटिव होता है रिस्क? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये रिस्क
इससे क्या रिस्क है? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से क्या रिस्क है फाइनेंस? ग्रॉस प्रॉफिट होने से रिस्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मिसस्टेटेड। प्रॉफिट गलत होगा तो रिटेन्ड अर्निंग गलत होगा, रिटेन्ड अर्निंग गलत होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिस्क? आपने बोला ग्रॉस प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड। वाई इज इट अ रिस्क? ठीक। वाई इज इट अ रिस्क? क्यों आपको लग रहा है ये एरिया गड़बड़ है कि भैया इसकी वजह से तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत हो सकता है, इसकी वजह से बैलेंस शीट भी गलत हो सकती है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ा। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ा, जो कि ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है, जो कि एफआर का क्वेश्चन है, तब आप लिखोगे कि उन्होंने इंसेंटिव स्कीम लाई है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, वो तो आप रीजन दे रहे हो फॉर इंक्रीज। हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं? इंक्रीज का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बार बार इस रूल को विजिट करना, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डू वी से इट इज अ रिस्क। ठीक है। ओके। रिफत सेज कॉस्ट में हैव बीन ओमिटेड, सो रिफत कॉस्ट के पॉइंट में थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज क्या आएगा? आर वी टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग वाला कॉस्ट और आर वी टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉस्ट? जैसे आप कॉस्ट लिखोगे वो आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, तो आपको फिर कॉस्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इन कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़े। जो भी आप पॉइंट लिखो प्लीज कीप इन माइंड यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी सॉलिड रीजन फॉर जस्टिफिकेशन। वो आपको एक नंबर ऐसे ही नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज फ्रॉम 61 days to 71 days, व्हाट इज द रिस्क? Irreproachable. व्हाई इज इट अ रिस्क? वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट इंपैक्ट होगा, सो आपके पास क्या आ गया? व्हाट एंड वाई, कंबाइन द टू, इट विल बिकम अ रिस्क। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये रीजन दिया कि मुझे रेशोज नहीं आते थे इसलिए क्वेश्चन छूट गया, दैट इज इरेलीवेंट। उससे आपका सिर्फ रेशोज वाला क्वेश्चन छूट सकता है, रिस्क वाला क्वेश्चन मैं फिर भी कर सकता हूं, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन एंड द कैलकुलेटेड रेशोज आइडेंटिफाई 6 रिस्क। ठीक है, तो ऑडिट में हर लाइन का इंटरप्रिटेशन विल गिव यू मसाला फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ नंबर 2 से 3 रिस्क आ गए थे, पैराग्राफ नंबर 3 से 2 रिस्क आ गए, पैराग्राफ नंबर 4 से 2 रिस्क आ गए, तो रिस्क 6 ना मिलना इज नॉट पॉसिबल। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अपने को तसल्ली मत देना, नहीं सर एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, नहीं तो आई वुड हैव स्कोर्ड 100। नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको केस स्टडी दी जा रही है, केस स्टडी को ही यूज करके आपको ज्ञान लिखना। आर वी ऑल क्लियर? तो वी स्पेंड अबाउट 30 minutes ओनली इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। अभी आंसर तो लिखना चालू ही नहीं हुआ। यही करना है फ्रॉम नाउ टिल 10th of February। रीड द क्वेश्चन, रीड द केस स्टडी, अंडरस्टैंड इट थ्रू द आंसर। एक्लेमेटाइजेशन पीरियड है आपका अभी से लेके 10th February तक। 11th से सेम आंसर्स को फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। 11th से 20th तक आंसर लिखेंगे विदाउट अ टाइमर। 20th के बाद आएगा आपका टाइमर, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर भी तो 3 घंटे में कंप्लीट करना है। सर मैंने तो बहुत बढ़िया आंसर लिखा बट मेरे को ना एक आंसर में 3 घंटे लग गए। तो बेटा आपने परफेक्ट रायता फैलाया है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी, समझ आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब जिस जिसको लग रहा था सब्जेक्टिव इजी है, हैज द ओपिनियन चेंज्ड? बट सब्जेक्टिव इजी है, 28 फरवरी को लगेगा, अभी नहीं लगेगा। ठीक है, सो अभी आप एडवर्स ओपिनियन पे हैं। 28 फरवरी को इसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन तक लेके आना है। तो इट्स अ जर्नी, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ एवरी डे। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये टेबल अब सब बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा आफ्टर द क्लास, बस इसको कॉपी पेस्ट मत करना शुरू कर देना कि सर की वहां से जाके कॉपी अपने वर्जन में पेस्ट, सर मेरा आंसर, उतनी मेहनत मत ही करना। ठीक है, सर आपका वर्जन मैंने नाम चेंज करके आपको सेंड कर दिया, दैट्स ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ना नेक्स्ट आपसे देखिए क्या लिखा है, वो पूछ रहा है फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड रेशियोज कैलकुलेटेड डिस्क्राइब 6 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ वॉल्टर्स कंपनी। यहाँ पे एक नोट बना लीजिए, जब भी आपके पास एग्जाम में रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वापस टिप्स एंड ट्रिक्स में जाके लिख लीजिए रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस इन अ टैब्यूलर फॉर्मेट। रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस इन अ टैब्यूलर फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको हर रिस्क के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगी, तो इन्विजिलेटर को भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, एंड टेबल में स्पेस कम होती है तो अब यू विल राइट लेस, एंड आपका राइटिंग लेस एंड टू द पॉइंट विल गिव मी कॉन्फिडेंस कि पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको एक कलर कोडिंग दे रहा हूँ, आपको भी ये कलर कोडिंग यूज करनी है व्हेन यू प्रैक्टिस, सो दैट यू नो दैट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो जो ब्लू में है दैट इज द रिस्क, वो है वॉट, और जो रेड में है दैट्स द वाई। तो वहां पे कलर कोडिंग अपने लिए डिस्क्राइब कर लीजिए, ब्लू इज द व्हाट, रेड इज द वाई, ग्रीन इज द रिस्पॉन्स। अब ब्यूटिफिकेशन में मत लगे रहना, वो बड़ा सुंदर आंसर लग रहा है। सुंदर, सुंदरता बात, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा था ना अकाउंटिंग में, तो अभी सब्सटेंस पे फोकस करेंगे, फॉर्म कम्स लेटर। ठीक है, सो ब्लू इज द व्हाट विच इज द रिस्क, रेड इज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क विच इज द वाई, एंड ग्रीन इज द ऑर्डर रिस्पॉन्स। देखिए अब सबसे पहला पढ़िए क्या लिखा है, द मैनेजमेंट वाज अंडर प्रेशर टू इंप्रूव द रिजल्ट्स ऑफ 2004। ये आपको केस स्टडी में लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने वहीं से यूज करी। तो जो वॉट है ना, वो आपको क्रिएट नहीं करना है, वो केस स्टडी से ही रेप्लिकेट करना है। बस ये कि वो पूरी पूरी लैंग्वेज मत टीपना, बिकॉज दैट लैंग्वेज कुड समटाइम बी वेरी वेरी लेंदी, उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख देना। मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू इंप्रूव द रिजल्ट फॉर 2004, दैट इज द रिस्क। रिस्क कुछ भी हो सकता है, जो 6 रिस्क मैंने लिखे हैं, जो 6 रिस्क आप लिखो, दैट कैन बी डिफरेंट। तो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ कि मेरे और कैप्लन के पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे, हो सकता है नहीं करे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आर दे रेलेवेंट, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब हमने सेकंड चीज क्या बोली थी, व्हाट के साथ क्या लिखना है, वाई इज दैट अ रिस्क। सेकंड पढ़िए, रेड, देर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट में मैन्युपुलेट द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। बाकी छोड़ दो, अग्रेसिव अप्रोच वगैरह छोड़ दो, दैट्स माई इंग्लिश, यू डोंट हैव टू रेप्लिकेट। ठीक है, तो क्या लिखा है, देर इज अ रिस्क, तो हमेशा नोट बनाइए। नेक्स्ट, जब भी आप इम्पैक्ट, नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द एग्जाम, जब भी आप रिस्क का इम्पैक्ट एक्सप्लेन करेंगे, इट हैज टू हैव द वर्ड रिस्क। इन्विजिलेटर सबसे पहले जाके ढूंढेगा इसने इम्पैक्ट में रिस्क वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है तो मार्क्स, नहीं लिखा है तो जीरो। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज द रिस्क का इम्पैक्ट का जो एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, दैट हैज टू हैव द वर्ड रिस्क। तो मैंने देखो क्या लिखा है, देयर इज अ रिस्क, क्या, दैट द मैनेजमेंट में मैन्युपुलेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, फुल स्टॉप। कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं, इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट। पहली चीज क्या है, मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर, उसकी वजह से रिस्क क्या है, दे में मैन्युपुलेट द नंबर्स, डन, आ गया 1 नंबर। 1 नंबर लाना डिफिकल्ट था, ये देख के तो नहीं लगेगा, बट प्रैक्टिस करते हुए टाइम डिफिकल्ट लगेगा, सो जस्ट कीप विद द प्रोसेस, स्टे विद द प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट रिस्क पे चलते हैं, अभी ऑडिट रिस्पॉन्स पे बाद में आएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी हैज बीन चेंज बाय द मैनेजमेंट टू इंक्लूड एडिशनल ओवरहेड्स विद इन इन्वेंट्री। ये केस स्टडी में गिवन है, रेप्लिकेट। तो जो आपका रिस्क है वो तो केस स्टडी में है, तो इन्वेस्टिगेटर कह रहा है बॉस मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, नंबर ले लो। तो रिस्क कैसे ढूंढेंगे, रिस्क कैसे ढूंढेंगे, रिस्क तो केस स्टडी में है। सेकेंड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 58 टू 70 डेज, इज दिस गिवन इन द केस स्टडी? यस इट इज, लाइन में जाके देखो, पढ़ो, पढ़ो पढ़ो ऊपर पढ़ो, केस स्टडी पढ़ो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो कैलकुलेट करा है ना, इन्फॉर्मेशन डाल दो यहाँ पे। नहीं भी डालोगे तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले, आप सिर्फ यही लिख दो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी वाज चेंज बाय द मैनेजमेंट टू इंक्लूड एडिशनल ओवरहेड, फुल स्टॉप, दैट इज आल्सो अ रिस्क। बहुत आइडेंटिफाई हो गया, व्हाई इज दैट अ रिस्क,
देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री में बी ओवर वैल्यूड। 2 मार्क आ गए, पहला, दूसरा। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलो। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड has increased from 61 days to 71 days, meaning that management has extended the credit period to customer। केस स्टडी में गिवन है, कॉपी एंड चेंज। तो व्हाट आ गया, इसका इम्पैक्ट क्या है? देर इज अ रिस्क दैट देर इज दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ रिसीवेबल्स नॉट बीइंग रिकवर्ड। आप लिख दो देर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज इन बैड डेट्स। आप लिख दो देर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आपकी लैंग्वेज कुड बी योर लैंग्वेज। थर्ड रिस्क हो गया कंप्लीट। तो जो ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम योर केस स्टडी। इसलिए ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल एग्जाम है। कौन कह रहा है कि ऑडिट थ्योरी का पेपर है? कौन सी थ्योरी पूछी है उन्होंने? कोई भी नहीं पूछी। नहीं, ऑडिट तो थ्योरी है सर। थ्योरी में मैं वीक हूँ, प्रैक्टिकल में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। समझ आ गया? रिस्क नंबर 3, ऑनलाइन स्टूडेंट, सो फार सो गुड। लेट्स क्विकली चेक। रिसीवल विल बी ओवरसाइट कैन वी कांट राइट द इम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे तो रिसीवल आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ठीक है, अब अलग से एक बार डिस्कस करें ना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रिस्क नंबर 4। करंट रेशियो हैज डिक्रीज्ड। यहीं तक रुक जाते हैं। ये रिस्क है, कैसे पता चला? कैलकुलेशन करिए। करंट रेशियो हैज डिक्रीज, व्हाट हो गया? वाई इज इट अ रिस्क? लिक्विडिटी इंपैक्ट होगी करंट रेशियो से। कैश कम नहीं है, लिक्विडिटी। करंट रेशियो हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स टू इट, सो वर्ड का यूसेज हैज टू बी वेरी वेरी टू द पॉइंट। वेग नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इंडिकेट द रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग एंड गोइंग कंसर्न। आप कह सकते हो दिस इंडिकेट द रिस्क ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, दिस इंडिकेट द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। मेरे लिए दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। बट ऐसा तो बैलेंस शीट चार्ट दे रखा है, उसमें क्लियरली शो हो रहा है दैट इस ईयर में कैश बैलेंस है ही नहीं। वो मैंने तो वो लिखा है ना। तो हम इम्प्रूव करके लिख सकते हैं। करेक्ट, वो मैंने लिखा है वहां पे, द कैश बैलेंस ऑफ द कंपनी इज बिकम एन ओवरड्राफ्ट। तो या तो आप दो अलग अलग पॉइंट बना दो इसको। कैश ओवरड्राफ्ट अलग रिस्क हो सकता है, करंट रेशो अलग रिस्क हो सकता है। राइट, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्लू वाला कंपोनेंट इज गिवन टू यू इन द केस स्टडी, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट। एंड उसको मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। वाइल यू आर रीडिंग द केस स्टडी, कीप मेकिंग नोट। हमने क्या अप्रोच अग्री करी? हम हेडिंग लिख के रखेंगे, केस स्टडी को पढ़ेंगे, जैसे जैसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे मैं रेलेवेंट हेडिंग में आके डालता जाऊंगा। आप लोग क्या कर रहे थे? एंड अगेन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली दिस विल इम्प्रूव। आप लोग पहले पूरी केस स्टडी को स्कैन कर रहे थे। पूरी को केस स्टडी जब आप पढ़ रहे हो ना कंटिन्यूस, वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है? जस्ट रीडिंग इट लाइक अ नॉवल। अब एक केस स्टडी को पढ़ने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। आप अगर ये 2-3 बार पढ़ रहे हो तो विच मीन आपने 6-7 मिनट तो केस स्टडी पढ़ने में लगा दी। उतना टाइम तो आपको टोटल आंसर लिखने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो रीड एंड पुट, रीड एंड ऐड, रीड एंड ऐड, दैट्स हाउ वी वर्क। ठीक है, तो इसलिए आपको अप्रोच क्या यूज करनी है? पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर फैक्ट्स पढ़ने हैं, और जैसे जैसे आप फैक्ट्स पढ़ोगे उसको रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में पॉपुलेट करना चालू कर देना। क्लियर? समझ आ गया? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी क्वेश्चंस? लेट्स क्विकली चेक। हाँ जी, माधव, उर्वशी, एंड जो भी आप ये क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, तो पहली चीज तो ये केस स्टडी क्यों हो रही है? क्योंकि हमें ये अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आज कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आज फ्रेश है माइंड में। सो बिफोर एंड ऑफ डे यू क्लोज योर डे फॉर द, मतलब पढ़ाई के बाद, सो ये क्वेश्चन करके सेंड इट। उससे एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आएगी, मैंने एक क्वेश्चन तो टाइप करा, कितनी भी देर लगे, 2 घंटे लगे, आई एम नॉट वरीड अबाउट टाइम, आई एम जस्ट वरीड अबाउट द प्रैक्टिस। क्वेश्चन करा, लिखा, एंड सेंड इट। Whoever gets time, Vinay sir gets time, I get time, we will connect with you, we will start giving you feedback. ठीक है, बट ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, तुम्हारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स की लिस्ट बड़ी होती जाएगी, उसको क्वेश्चंस में रेप्लिकेट करना चालू करना। ठीक है, समझ आ गया? चलिए ग्रेट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है?
नहीं नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ। ब्लू और रेड, ओ शांत गदाधारी भीम शांत। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए व्हाट इज ऑडिटर रिस्पॉन्स। आपको क्या समझ आया क्वेश्चन पढ़ के? ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। From a review of the above information and the ratios calculated, describe six audit risks and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of waters। क्या पढ़ के समझ में आया ऑडिटर को क्या करना है? रिस्पॉन्स मतलब व्हाट? ऑनलाइन स्टूडेंट ऑन द चैट। हाँ जी। क्या करेगा उसको चेक करने के लिए? ओके, प्रोसीजर। उर्विशी सेज प्रोसीजर, तो विच मीन हमें क्या लिखना है? ये रिस्क है, मैं उस रिस्क को कैसे चेक करूंगा? कैसे चेक करूंगा मीन्स व्हाट? तो प्रोसीजर पूछने के नायाब तरीके हो सकते हैं, केस स्टडी में ढूंढते मत रहना, इसमें प्रोसीजर वर्ड तो लिखा ही नहीं है, बाद में पता चलेगा एग्जाम के बाद हम कहेंगे कैसा हुआ प्रोसीजर सर, वो आया था। हाँ आया था, घुमा के आया था। ठीक है, सो ऑडिटर रिस्पॉन्स मींस हाउ विल द ऑडिटर मैनेज दिस रिस्क। क्या करेगा वो इसको समझने के लिए, चेक करने के लिए, दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू आस्क। एक रिस्पॉन्स भी अगर आपने लिख दिया दैट विल ऑल्सो फेच यू मार्क्स, बट इफ यू हैव मोर एंड देर इज टाइम, एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, ये मत सोचना मेरे को इसमें 3 पॉइंट आए तो 3 लिखने हैं। इट इज नॉट अबाउट योर जिद, इट इज अबाउट द टाइम यू हैव टू राइट एवरी पॉइंट। तो अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का है, टोटल टाइम कितना है? 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं? 3। तो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मार्क्स। पहले रेशियोज कैलकुलेट करने हैं तो लेट्स से उसके लिए 10 नंबर, रिस्क करना है तो उसके लिए लेट्स से 15 मिनट, कितने हो गए? 25। 11 मिनट किसके लिए बचे? गोइंग कंसर्न। सो स्टिक टू द टाइम लिमिट। अभी आप सब लोग बहुत फीडबैक देंगे सर मेरे ने क्वेश्चंस टाइम पे खत्म नहीं हो रहे। क्या रीजन है उसका? क्योंकि आप लिखना नहीं रोक रहे। तो उसमें लिखा है 5 पॉइंट में, तो 4 पे मेरा टाइम खत्म है, तो 4 पे खत्म करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो जो आप एक पॉइंट लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं वो आपके सारे क्वेश्चंस को इम्पैक्ट करेगा। इंटरेस्ट मी ऑन दिस, आपने एक जगह पे स्पिल ओवर करा, आपका ब्रेन पैनिक बटन दबाने के लिए रेडी है। वो क्या करेगा? सिंपल सी चीज, पहला क्वेश्चन तो टाइम से हुआ नहीं, बाकी पेपर कैसे होगा? और इस मोड में क्या होगा, जो आपको आता है वो भी आप भूलना शुरू हो जाएंगे। यानी आपके साथ नहीं है, हर स्टूडेंट के साथ चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिव। सो प्लीज पुट अ टाइमर एंड स्टिक टू द टाइम लिमिट। उसमें 5 लिखे जाएं 5 लिख के छोड़ दो, 4 लिखे जाएं 4 लिख के छोड़ दो, 3 लिखे जाएं 3 लिख के छोड़ दो, बाद में भी टाइम बचेगा। ठीक है, और एक चीज और, आपके पास 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव 54 मिनट्स। 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इज 54। किसी भी स्टूडेंट को बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए 54 मिनट्स नहीं लगेंगे। अभी भी कुछ स्टूडेंट तो 15-15 मिनट में पेपर कर रहे हैं, वो अलग बात है, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। सो अगर आपने 35-40 मिनट्स में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए, यू सेव्ड 14 मिनट्स। वो 14 मिनट भी सब्जेक्टिव में यूज होने वाले हैं। तो टाइम विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट हैज टू बी बैंग ऑन, हैज टू बी स्पॉट ऑन। ठीक है, सो जब भी आपके माइंड में मेरा क्वेश्चन टाइम में पूरा नहीं हुआ, वी आर टू ब्लेम। मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों लिखा? टाइमर में रुक जाना चाहिए था। ठीक है, सो दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। समझ आ गई? ओके, चलिए अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। इसमें लिखा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। तो पहला रिस्क क्या था? मैनेजमेंट वाज अंडर प्रेशर टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। हमने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी? दे माई ट्राई टू मैन्युपुलेट नंबर्स। अब ऑडिटर को क्या चेक करना है? देखो मेरी लैंग्वेज क्या है। ऑडिट टीम शुड वॉच आउट फॉर एनी क्रिएटिव अकाउंटिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू मैन्युपुलेट द रेशोस। अब आप उसको क्रिएटिव अकाउंटिंग को छोड़ के लिख दीजिए, ऑडिटर शुड वॉच आउट फॉर एनी मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। यही तो चेक करना है। तो अब इससे क्या चीज समझ में आई? जो आपका इम्पैक्ट है वही ऑडिटर को चेक करना है। सो वही आपका रिस्पॉन्स है। बस ये है कि इस इम्पैक्ट की लैंग्वेज विल बी नेगेटिव, रिस्पॉन्स की लैंग्वेज हैज टू बी पॉजिटिव। पढ़ के देख लेते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखा है? देर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट में मैन्युपुलेट द रिजल्ट्स बाय अडॉप्टिंग क्रिएटिव अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पल। रिस्पॉन्स में मैंने क्या लिखा है? ऑडिट टीम शुड वॉच आउट
whether the management has used creative accounting to manipulate numbers or not. तो नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक ऐड करिए अपने रिस्क वाले क्वेश्चन में, इम्पैक्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स में, चेंज द लैंग्वेज ऑफ द इम्पैक्ट, change the language of the impact to make it sound positive. Change the language of the impact to make it sound positive. ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। तो एक तो आपका ऑडिटर रिस्पॉन्स कहां से आ सकता है? फ्रॉम द इम्पैक्ट। अगर आपको एडिशनल लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फॉर एडिशनल रिस्पॉन्सेस, फॉर एडिशनल ऑडिटर रिस्पॉन्स, राइट प्रोसीजर्स। For additional audit response, write procedures. तो रिस्क के आंसर के लिए तीन चीजें क्या रखनी है माइंड में? पहला व्हाट इज द रिस्क, वो तो केस स्टडी से आ गया। व्हाई इज इट अ रिस्क, वो आप इम्पैक्ट डिफाइन करेंगे। एंड ऑडिटर रिस्पॉन्स विल बी टू वेज। अगर आपको एक पॉइंट लिखना है तो इम्पैक्ट को पॉजिटिव कर दीजिए, दैट्स अ रिस्पॉन्स। और सेकेंड इज राइट एडिशनल प्रोसीजर्स। ये चार चीजों को माइंड में रखना है वेन एवर यू डूइंग क्वेश्चन, जहां पे आपसे वो इम्पैक्ट रिस्क पूछे, इम्पैक्ट पूछे और ऑडिटर्स का रिस्पॉन्स पूछे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? ऑडिट टीम शुड वॉच आउट फॉर एनी क्रिएटिव अकाउंटिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट टू मैनिपुलेट द रेशियोज। तो मैंने क्या किया, अपने इम्पैक्ट को पॉजिटिव फ्लेवर दे दिया। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या है? एडिशनल प्रोसीजर। अब एडिशनल प्रोसीजर में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑडिटर शुड कंपेयर द नंबर्स ऑफ 2003 विद 2004 टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रेंड्स। यही तो चेक करना है, कहाँ पे नंबर चेंज हुए, वहीं पे तो मैनिपुलेशन हो सकती है। अब मैंने आपको प्रोसीजर में क्या रूल्स दिए थे? एक्शन On ऑन व्हाट एंड द पर्पस। अब थर्ड वाले पॉइंट को पढ़िए, कंपैरिजन एक्शन, नंबर ऑफ 2003 एंड 4 इज द ऑन व्हाट द एविडेंस, एंड व्हाट इज द पर्पस? आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रेंड्स। मेरी टाइपिंग स्पीड अलाउज मी टू राइट 3 और रिस्पॉन्सेज, आपकी टाइपिंग स्पीड में अलाउ यू टू राइट ओनली 2, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई हैव टू स्टिक टू द टाइम। अगर मैं आपको 3 घंटे की जगह 6 घंटे का पेपर दे दूंगा तो ऑब्वियसली विल राइट मोर, राइट? और अगर मैं 3 घंटे को 2 घंटे कर दूंगा तो विल राइट लेस। So that is what we need to keep in mind. Clear everyone on this? Online student, any doubts, any question? How will the auditor check the risk? Yes, Lakshika, that is correct. That is what the auditor's response is. तो हर चीज के लिए ना simplified notes बना लो which is your understanding, and that is what you replicate in your actual exam. ठीक है, क्लियर? चलिए एक एलिमेंट और ट्राई करते बिफोर वी गेट टू गोइंग कंसर्न। अब सेकेंड एलिमेंट क्या था? इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी हैज बीन चेंज बाय द मैनेजमेंट टू इंक्लूड एडिशनल ओवरहेड्स। ये क्या था? व्हाट इम्पैक्ट में आपने क्या लिखा है? दिस विल लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब हमें रिस्पॉन्स लिखना है। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, ऑडिटर शुड डिस्कस द रैशनल फॉर चेंज इन पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विद द मैनेजमेंट। भाई ये तो बता दो क्यों चेंज करी। कैन दैट बी अ रिस्पॉन्स? द आंसर इज यस। क्या पता उनका लॉजिक ही गलत हो तो मैं उनसे पॉलिसी चेंज करवा दूंगा। क्या पता उनका लॉजिक सही हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कैन दैट बी अ प्रोसीजर? द आंसर इज यस। डिस्कस इज एन एक्शन, पॉलिसी इज द एविडेंस, टू अंडरस्टैंड द रीजन दैट्स द पर्पस। क्लियर? प्रोसीजर होते ही तो वो है, स्केप्टिसिज्म यूज करके प्रोसीजर डिफाइन करना। स्केप्टिसिज्म इज नॉट अ प्रोसीजर, स्केप्टिसिज्म इज योर स्किल, स्किल कैन नॉट बी प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? एक्शन। आप अगर बोलोगे यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज स्टिल एन एक्शन, बट टू डू व्हाट? तो वो फिर वापस वो आ गया एविडेंस एंड पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ऑडिटर शुड रिव्यू द एडिशनल ओवरहेड्स एंड इंश्योर दैट दीज ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कैन आई डू दिस? ये भी कहां से आ रहा है? केस स्टडी से ही तो आ रहा है। जो वो कर रहे हैं उसी को चेक कर लो, दैट विल गिव यू द रिस्पॉन्स। तो आज नहीं लगेगा बट एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल से प्रोसीजर्स आर द इजिएस्ट थिंग्स टू डू।
क्योंकि जो नहीं हो रहा उसको करना शुरू कर दो, दैट इज द चेक, उसी को करना शुरू कर दो, दैट इज द प्रोसीजर। बस तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक्शन, ऑन व्हाट एंड द पर्पस। समझ आ गया सेकंड वाला? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है गोइंग कंसर्न। हाँ जी, गोइंग कंसर्न के केस में क्या क्या प्रोसीजर लिखे, लेट्स ट्राई टू राइट देम ऑन द चैट। आप लोग सारे गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर चैट पे लिखिए, लेट्स सी। चलिए करो, चालू करो। हाँ, जो लिख दिए हैं वो व्हाट्सएप चैट पे डाल दो या मुझे भेज दो, ये सॉरी जूम की चैट पे डाल दो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, योर प्रोसीजर्स फॉर गोइंग कंसर्न ऑन द जूम चैट, लेट्स सी। तो आई विल कीप रीडिंग आउट, आई विल सी वेदर इट इज एन एक्शन, एविडेंस एंड पर्पस, एंड देन स्टार्ट गिविंग फीडबैक। चलिए चालू करिए, लेट्स सी। अब इसके लिए आपको नोट्स को रेफर करने हैं, बिल्कुल करो। मैं एक चीज बार बार रिआइट्रेट कर रहा हूं फॉर एवरीवन, अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज नॉट योर मेमोरी टेस्ट। हम नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आपने रट लिया है। तो कुछ स्टूडेंट ना मैसेज करते सर मैं पहले ना पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करूंगा, मुझे सब याद होगा, फिर मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, टेस्ट दूंगा। वो दिन नहीं आएगा, वो 2 मार्च को ही आएगा जो आएगा। ठीक है, क्लियर है? सो प्लीज कीप योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर डूइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हेन यू आर डूइंग योर डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी उसको अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द मेमोराइजेशन ऑफ इट। चलिए लेट्स सी योर प्रोसीजर्स ऑन द चैट। ओके, 5 प्रोसीजर आ गए। ओके, रिव्यू कैश फ्लो फोरकास्ट विद पोस्ट ईयर एंड मैनेजमेंट अकाउंट टू एनालाइज द ट्रेंड्स। ओके परफेक्ट। अभी देखो इसको कैसे चेक करना है, रिव्यू इज एन एक्शन, cash flow forecast and management accounts is the evidence, purpose to analyze the trends। ठीक है। सेकेंड, रीड मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इसको थोड़ा सा हम और बेटर कर सकते हैं। सो रीड की जगह क्या आएगा, रिव्यू। रीड इज नॉट एन एक्शन इन अ प्रोसीजर, रीड इज कैजुअल इंग्लिश। रिव्यू is an action, so it has to sound like an action. So review minutes of the meeting to understand specific business challenges, and if you want you can give examples, liquidity, repayment problems, examples दोगे तो that will always elevate your answer। so एक और tips and tricks ऐड करिए अपने list of जो आप लिख रहे हैं, use examples wherever possible, review examples, sorry, include examples wherever possible। and examples कौन से होंगे, relating to your financial statements। जेप्टो क्या कर रहा है, ब्लिंकिट क्या कर रहा है, वो सब नहीं लिखना है, जस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इसमें लिखा है, इंक्वायर एंटिटीज लॉयर्स अबाउट क्लेम्स एंड लिटिगेशंस टू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल implications। करेक्ट। गोइंग कंसर्न के लिए तो 5-6 पैरामीटर तो चेक करने होते हैं, लिक्विडिटी चेक करना होता है, बैंक की रिपेमेंट चेक करनी होती है, वर्किंग कैपिटल चेक करना होता है, डेटर्स के पॉइंट से चेक करना होता है। तो आपके पास 4-5 चीजें, वही 4-5 चीजें आपकी प्रोसीजर्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड, रिटन रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी प्रोसीजर नंबर 1। कैन मिनट्स ऑफ द मीटिंग बी प्रोसीजर नंबर 1 फॉर दिस केस? द आंसर इज yes। गोइंग कंसर्न इज अ वेरी टेक्निकल एरिया, वहां पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैन बी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, चलिए। नेहा सेज इंस्पेक्ट पेबल्स टू डिटेक्ट एजिंग एंड वर्किंग कैपिटल इश्यूज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना तो लिखो पहले, हो कुछ नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। आज पहला क्वेश्चन करा है ना, आए अच्छे अच्छे सपने आए। कब टाइम निकल गया, आधा घंटा पता ही नहीं चला। और आउटपुट क्या था, 1:2 रिस्क, 0 गोइंग कंसर्न। ठीक है, चलिए। रिफत सेज रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू आइडेंटिफाई एनी इश्यूज दैट मैनेजमेंट, एक सेकेंड क्या लिखा है, दैट
Identify any issues that might indicate financial difficulties for the company. Inquire with Walters company's lawyer as to existence of any litigation and claims. If exists, then consider their impact on going concern. Okay, so रिफर सेकेंड पार्ट की जरूरत थी. इफ एग्जिस्ट देन कंसिडर देयर इम्पैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न. द आंसर इज नो, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न को ही एड्रेस कर रहे हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं. लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड. Recalculate receivable collection period to validate arithmetic accuracy. Arithmetic accuracy देवांश गोइंग कंसर्न कैसे पता चलेगा? Increase in number. पर्पस हैज टू बी ओके. वन मोर एलिमेंट, जो भी आप लिखेंगे प्रोसीजर, दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन. सिर्फ प्रोसीजर लिखने के नंबर नहीं है. कंपेयर लास्ट ईयर नंबर विद दिस ईयर नंबर, इससे गोइंग कंसर्न क्या चेक हो रही है ना? गोइंग कंसर्न इज ऑलवेज ऑन फोरकास्टेड नंबर. गोइंग कंसर्न इज नेवर ऑन एक्चुअल नंबर्स. तो जो भी आप प्रोसीजर लिखोगे, दैट हैज टू बी इन लाइन विद द केस स्टडी. सो देवांश, आपका प्रोसीजर इज इरेलेवेंट. रिव्यू कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी फॉर एनालिसिस. कौन सा कैश फ्लो? फोरकास्ट, हिस्टोरिकल, कंपनी के होने से पहले, कौन सा? तो लिखो. इन्विजिलेटर नहीं आपको मार्क्स भी देगा और आपके बिहाफ पे आंसर भी लिखेगा. So review cash flow forecast to understand the assumptions. Compare cash flow forecast with the management accounts for the current year. क्योंकि गोइंग कंसर्न कब चेक होता है? नेक्स्ट ईयर चेक होगा, राइट? तो हमें कौन सा फोरकास्ट चाहिए? अप्रैल टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो अगर मैं जून में कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, क्या मेरे पास अप्रैल टू जून के फाइनेंशियल्स भी होंगे? द आंसर इज यस. आपने बोला था कैश फ्लो फोरकास्ट में पहले क्वार्टर में 100 करोड़ की सेल हो जाएगी. पहले क्वार्टर में हुए 10. क्वेश्चन, हाउ आर दीज रिलेटेड? ठीक है, तो प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट. ओके, बाकियों ने भी नहीं ट्राई किया. सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू क्रिएट योर प्रोसीजर्स फॉर गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स यहाँ पे देख लेते हैं. Review minutes of the meeting to check if there have been any discussions relating to financing difficulties, future financing. Is this a procedure? The answer is yes. Review is an action. Minutes of the meeting is the evidence. And what is the purpose? To understand discussions relating to financial difficulties. Inquire from lawyers or Walters about existence of any litigation in claim. तो एक पॉइंट तो सबके पास था. दूसरा पॉइंट जो आपके पास आ सकता है, दैट इज कैश फ्लो फोरकास्ट. Obtain written representation from directors of Walters about their viewpoint whether Walters will be a going concern or not. This is my last point. क्यों? Why? Written representation is an internal document and मेरे लिए internal evidence is the least important. What is most important? Evidence which is external, evidence which is generated by the auditor, evidence which is written and not verbal. कॉवेनेंट्स होता है, जैसे आपने एफआर में पढ़ा होगा ना, आप जो भी वर्किंग कैपिटल लोन और फिक्स लोन लेते हो उसके अगेंस्ट कंपनी को सिक्योरिटी पे चार्ज देती है. तो कॉवेनेंट्स आर टर्म्स एंड कंडीशंस. तो कॉवेनेंट्स वर्ड की जगह आप लिख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस. तो ये रहे आपके पास गोइंग कंसर्न रिलेटेड प्रोसीजर. सप्लायर चेक कर लो, कस्टमर चेक कर लो, बैंक चेक कर लो, फोरकास्ट चेक कर लो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो. यही 5 आपके हमेशा गोइंग कंसर्न में प्रोसीजर बनेंगे. क्लियर? तो मेरे 5 एविडेंस क्या है? सप्लायर डिस्कशंस, कस्टमर डिस्कशंस, बैंक डिस्कशंस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड छठा ऐड करना है तो लॉयर कॉरेस्पॉन्डेंस. ये मेरे एविडेंस हो गए. लेफ्ट में एक्शन ऐड करो, राइट में पर्पस ऐड करो, दैट बिकम्स प्रोसीजर फॉर गोइंग कंसर्न. अब एग्जाम में मान लीजिए आपको रेशोज में चैलेंज है, आपको रिस्क में चैलेंज है, तो गोइंग कंसर्न से शुरू कर लो. गोइंग कंसर्न के लिए तो केस स्टडी भी नहीं पढ़नी. आप कोई भी पॉइंट देखिए गोइंग कंसर्न का, एवरीवन रीड इट. इज देयर एनी रेफरेंस टू द केस स्टडी एक्सेप्ट फॉर वॉल्टर्स कंपनी? पढ़िए, सारे पढ़ लो. क्या नहीं चला? चल रहा है? अभी चल रहा है? ओके, हाँ जी, पढ़ लिए. एनी पॉइंट रिलेटेड टू द केस स्टडी? बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, उसको केस स्टडी से रिलेट करनी है. गोइंग कंसर्न तो गोइंग कंसर्न ही होगा.
बट एग्जाम में सर एक चीज को ध्यान रखना है, रेशो सबसे ऊपर दिखना चाहिए, रिस्क उसके नीचे, एंड गोइंग कंसर्न सबसे नीचे। गोइंग कंसर्न पहला आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि इन्विजिलेटर आपके ऑर्डर्स को नहीं वैलिडेट करने के लिए बैठा है, वो नहीं करेगा। तो उसके लिए ए आपने गोइंग कंसर्न करा है तो कहेगा कि अच्छा रेशियोज तो कैलकुलेट ही नहीं करे, हो सकता है वो नीचे आए भी ना। सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम एंड ऑर्डर, कैसे भी अटेम्प्ट करो, बिकॉज इट इज जस्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कोई भी पॉइंट कहीं पे भी डाल लो, एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, उसको ऊपर नीचे तो करना है। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल गुड, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? इंस्पेक्ट सेल्स लिस्ट टू चेक ओवर डिपेंडेंस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल्स लिस्ट कस्टमर के लिए होगी, राइट? इन्वेंटरीज, प्रोडक्ट्स क्या क्या सेल हुआ है। थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, बट थॉट प्रोसेस करेक्ट है। सो अभी मैं सिर्फ थॉट्स को वैलिडेट कर रहा हूँ, पॉलिशिंग विल हैपन ओवर अ पीरियड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ लिखा है, लेट्स जस्ट रीड दिस। रिव्यू द डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंफर्म दे आर इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो लक्षिका, दिस इज नॉट साउंडिंग लाइक गोइंग कंसर्न, क्योंकि आप जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस में होता है। हाउ डज द इन्विजिलेटर गेट टू सी कि दिस इज इन लाइन विद गोइंग कंसर्न? बिकॉज गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर्स कौन से होंगे, कौन से गोइंग कंसर्न के डिस्क्लोजर हो सकते हैं अगर आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना है तो? कैन एनीवन टेल मी? दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वो नोट्स टू द अकाउंट्स में डायग्राम नहीं आता अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। आपने पढ़ा था ना, व्हाट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न व्हेन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस। ठीक है, तो जब आपका लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है और अगर वो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में डिस्क्लोज किया है, दैट इज एन इंडिकेटर दैट द कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न। बट वो भी क्या है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, फ्यूचर की नहीं है। फ्यूचर के लिए तो आपको फोरकास्ट ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है, रिव्यू डिस्क्लोजर इन योर नोट्स टू अकाउंट्स टू सी if the statements have been prepared on a liquidation basis or not. So that could also be a procedure for going concern. समझ आ गया? तो ये let's keep trying all of this. So review the ability to raise funds for new loans and equity for future finance. Ability to raise funds, यहाँ पे आपका ना एविडेंस मिसिंग है युग। क्या है एविडेंस, आप मुझे बताओ। आप लिख रहे हो अबिलिटी टू रेज फंड्स, अबिलिटी टू रेज फंड्स तो इज अ थॉट, हाउ इज इट एन एविडेंस? व्हाट इज एन एविडेंस हियर? You review the discussions with shareholders, review the discussion with banks on future financing। वो जो डॉक्यूमेंट विद बैंक है वो एविडेंस बनेगा, इसमें एविडेंस मिसिंग है। पर्पस है, एक्शन है, एविडेंस मिसिंग है। तो जब एक एलिमेंट मिस हुआ तो प्रोसीजर खराब हो गया। इसमें से फ्यूचर फाइनेंस नहीं हो सकता। एक्शन ऑन व्हाट, विच इज योर एविडेंस? तो रिव्यू इज एन एक्शन ऑन व्हाट, किस पे करोगे? कैसे पता चलेगा कि लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस देखोगे, कस्टमर डिस्कशंस चेक करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक करोगे, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, शेयर होल्डर के डिस्कशंस को, एजीएम के मिनट्स चेक करोगे, तब आपका एक एविडेंस आएगा। दिस हैज एक्शन, दिस हैज पर्पस, दिस डज नॉट हैव एन एविडेंस। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होंगी। तो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, जैसे आपने एक प्रोसीजर लिखा, तीनों चीजों को वैलिडेट करो, एक्शन है, पर्पस है, एविडेंस है। ठीक है, प्रोसीजर को अगर सिंपल बनाना है तो सबसे पहले थिंक अबाउट द एविडेंस। एविडेंस आ गया, लेफ्ट पे एक्शन, राइट पे पर्पस, दैट बिकम्स द प्रोसीजर। यहाँ पे क्या बताया, एविडेंस, पर्पस लिखा है ना, तो एक्शन, एविडेंस और पर्पस, 3 रूल्स ऑफ अ प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर? सो इस केस में यू कुड हैव स्टार्टेड बाय कैलकुलेटिंग रेशियोज, दैट कुड हैव गिवन यू मार्क्स। रेशियोज को इंटरप्रेट करते तो कम से कम 3 रिस्क तो आ जाते, क्योंकि 3 रेशियोज थे, तो दैट कुड हैव गिवन यू मार्क्स फॉर रिस्क ऑल्सो। अब आपको रिस्क को कैसे वॉट एंड वाई में करना है वो पता चल गया। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इज जस्ट द पॉजिटिव ऑफ द इम्पैक्ट और एडिशनल प्रोसीजर्स। दोनों चीजों में डाउट होता है एग्जाम में,
एंड आपको अपने ब्रेन को पैनिक से प्रिवेंट करना है, तो यू कुड हैव आल्सो डायरेक्टली गॉन टू गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा क्लैरिटी, मैं कॉन्फिडेंस तो भी गेज नहीं करूंगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन हाउ टू रीड, इंटरप्रेट एंड मूव योर वे फॉरवर्ड इन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट 28 डेज इसी को करना है। अब आपके जो 12 घंटे हैं, ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ एवरीवन हुज राइटिंग एन एग्जाम इन मार्च इज पुटिंग इन 12 आवर्स, बिकॉज उससे कम में नहीं होगा। ठीक है, तो डोंट गिव योर सेल्फ फॉल्स होप्स कि नहीं मैं 5 घंटे में 12 घंटे का आउटपुट लाके कर लूंगा या 6 में करूंगा, नहीं होगा। देर इज लॉट टू प्रैक्टिस, एंड देर इज लॉट टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपकी सारी चीजें 23 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपको 5 मॉक्स करने हैं। तो 24 से 28 5 ही दिन होते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज योर नंबर ऑफ आवर्स। अब आपके 12 घंटे का ब्रेकअप क्या होगा फ्रॉम टुमारो, क्योंकि टुमारो इज 1 फरवरी, सो लिख लीजिए हाउ विल यू डिवाइड योर 12 आवर्स। आई नीड 2 घंटे की रिकॉलिंग एवरी डे, क्योंकि धीरे धीरे नोट्स पे डिपेंडेंसी कम करके मेमोरी पे रिलाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो 2 आवर्स ऑफ रिकॉलिंग। आप 2 घंटे एक साथ करो, आप आधा आधा घंटे करके 4 करो, आप एक सुबह एक करो, रात को करो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, सो वी विल नॉट बी आस्किंग यू कि 12 करे कि नहीं करे, ये आपको अपने लिए करना है। ठीक है, 4 आवर्स जो आप अभी करेंगे दैट विल बी फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैप्लन, बीपीबी, स्टडी हब एंड हर किट के क्वेश्चंस 2 बार। पहली बार जब आप कर रहे हैं इट हैज टू बी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। सेकेंड टाइम जब आप क्वेश्चंस करेंगे रैंडम ऑर्डर, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तभी आपका मेमोरी का टेस्ट होगा। ठीक है, सो 4 आवर्स हैव टू गो फॉर योर ओटीक्यूज। 4 घंटे बहुत होते हैं एवरी डे। 28 × 4 2 बार सारी किट्स कंप्लीट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग मॉक्स। तो 2 + 4 = 6। 6 आवर्स यू नीड फॉर योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 1 घंटे में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करके, केस स्टडी को पढ़ के समझ के आंसर करने में 1 घंटा लग जाएगा। अभी आप देखो हमको, वी स्पेंड अबाउट ऑलमोस्ट 2 आवर्स डूइंग जस्ट वन क्वेश्चन। तो वी विल डू क्वेश्चन इन क्लास, यू विल डू क्वेश्चन एट होम। जो हम क्लास में क्वेश्चन करेंगे वो आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट विल बिल्ड योर मोमेंटम। सो 2 फॉर रिकॉलिंग, 4 फॉर ओटीक्यूज एंड 6 फॉर सब्जेक्टिव। पहला माइलस्टोन, 10th फरवरी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रीडिंग शुड बी डन। सेकेंड माइलस्टोन 11 से 20th टाइपिंग, एंड थर्ड माइलस्टोन 21 से 28 टाइम मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन टाइमर लगा के, तभी पता चला है कि 6 रिस्क हैं, 6 हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो जो नहीं हो पा रहा है दैट इज अ रिस्क। उसको कैसे मिटिगेट करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द वर्ड्स। जितना आप टाइप कर रहे हो उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज एवरी वन क्लियर? वील पुट दिस एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट कल को कोई ये ना बोले सर मैंने क्लास नहीं देखी थी, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं चली थी, मैं उस क्लास में था नहीं। एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड, बिकॉज हमारे लिए क्या है? एविडेंस इज रिटन। ठीक है, तो जब आप ऑडिट के प्रिपेयर पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम आपके साथ ऑडिट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आई सी यू इन द क्लास टुमारो। आपको मैंने दूसरी केस स्टडी भी भेज दूंगा, कल आप उस केस स्टडी को पढ़ के आएंगे। ठीक है, दैट केस स्टडी ऑन अ कंपनी कॉल लेमन क्वार्ट्स। ठीक है, तो प्लीज बी रेगुलर टू योर प्रैक्टिस सेशंस, कैरी योर लैपटॉप्स, लेमन क्वार्ट्स की केस स्टडी को पढ़ेंगे, और कल उस केस स्टडी को हम लोग 1 घंटा लगा के पहले सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द एंटायर केस स्टडी। तो अगर हर हफ्ते 3 केस स्टडीज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 15 केस स्टडीज तो भी क्लास में हो रही हैं। एंड लाइक आई सेड, कैप्लन, बीपीपी एंड स्टडी हब के क्वेश्चंस आर ओवरलैपिंग। तो अगर 40% भी ओवरलैप है तो हमें सिर्फ 60% क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्लियर? So let's do it together, and your booklets hopefully will come this week. It could be as early as Monday, it could be as late as maybe a Wednesday or Thursday, but they will come to you. So जितने Delhi students हैं, they can collect it from the center. जितने भी students out of Delhi NCR हैं and who are giving the attempt in March, you can share your addresses with us. We will courier them to you. इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस, एंड जिस जिसके केस स्टडीज नहीं आएंगी
वो अपने डाउट्स को सेल्फ क्लैरिफाई करेंगे। वी विल मेंटेन एन एक्सेल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, मैं यहाँ गया था वहाँ गया था, 12 बजे मतलब 12 बजे, जैसे मर्जी टाइम निकालो। ऑडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डिसिप्लिन, और वो मैं सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ गला दबा के करवा सकता हूँ। और उसमें आपको पता है मेरी महारत है। विनय सर इज ऑल्सो इक्वली ट्रेंड। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय एवरीवन।